वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 16 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पायरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके प्रश्न का उत्तर वहां दे सकते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त भी युक्ति आईएएस के ऐप पर भी आप कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है, उस पर जाकर दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए या तो गूगल प्ले स्टोर से या तो फिर आप एप्पल स्टोर, दोनों जगह से आप युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही बहुत से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं और भी बहुत से मटेरियल आप लोग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर किए जाते हैं उसका लाभ ले सके। और टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज चलाया जाता है 30-10-30 यानी अर्थात 10 साढ़े 10 बजे रात को, तो आप उसका भी उसमें भी शामिल होकर उसका भी लाभ ले सकते हैं। जो आप दिन भर पढ़ते हैं उससे संबंधित टेस्ट होता है और जल्द वो पुनः प्रारंभ होगा, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के न्यूज़ में चीन सीमा पर निगरानी करेगी आईटीबीपी के साथ नई बटालियन, इसके बारे में कैबिनेट ने नए फैसले लिए हैं। तो इससे न्यूज़ कुछ पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आईटीबीटी क्या होता है, यह इसका गठन कब हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और भी चीज़ें हैं जो चीन से लगे जो सीमावर्ती जिले हैं जहाँ पर वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू किया जा रहा है, हरी झंडी दे दी गई है। और इसमें आपको आईटीबीटी के योगदान साथ नई बटालियन का तैयार किया गया, क्योंकि जान रहे हैं लगातार चीन के सीमा विवाद के साथ जो भी देखने को मिलता है, देख रहे हैं ना, इंडिया के साथ जो सीमा विवाद है चीन का, है ना, ये सीमा विवाद क्षेत्र है, यहाँ पर सीमा विवाद क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या करेगा, अब आईटीबीटी सीमा इस जो बटालियन उसकी रक्षा करेगा। और भी हमारे जो भी सीमा सुरक्षा बल हैं वो तो साथ में रहेंगे ही। स्पेशल अब आईटीबीटी का, क्योंकि ये पहले तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से इनका गठन किया गया था, अब है क्या इसका चीन के सीमावर्ती जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है आपको पश्चिमोत्तर के लिए वहाँ पर आपको इसकी आपको वहाँ पर उसकी भागीदारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही देखिए ध्यान रखिएगा, जो वाइब्रेंट जो विलेज योजना है उसके लिए क्या करेगा, यह प्रोग्राम जो है मजबूत करेगा। क्या करेगा, सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण योजना के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस जो है 4800 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है उसके तहत। पहले चरण में 663 गाँवों को क्या किया गया, शामिल किया गया है। जो हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर है उनके द्वारा बताया गया अगले 3 वर्षों में यह पूरी योजना लगभग 2500 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण करेगा। ये कहीं ना कहीं एक उपलब्धि के तौर पर देखने को मिलेगा। इसके तहत कौन कौन से राज्य के गांव शामिल होंगे, तो उसमें याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के स्थित है। जो आपको जो भी सीमावर्ती चीन से लगे रहते हैं आपको उनसे यह शामिल होगा। तो ध्यान रखिएगा कितने राज्य इसमें शामिल होंगे, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो टोटल 5 राज्य इसमें शामिल होने वाले, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा इस तरह बाकी 2300 करोड़ जो होंगे राशि इन गांवों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ आजीविका के अवसरों को भी सृजन करेगा। तो देखिए बड़ी राशि यहाँ पर सृजित की जाएगी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज और, संकुला टनल का भी निर्माण किया जा रहा है सीमावर्ती इलाकों के लिए, जो सामरिक आवागमन के लिहाज से संकुला टनल। इससे पहले ध्यान रखिएगा इस टनल की कुल लंबाई कितनी होगी, 14.1 किलोमीटर, और ये सीमावर्ती परिवहन को जोड़ेगा। इससे पहले देखिए 1681 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर में पूरा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस सुरंग को। इससे पहले अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मलानी से लेह को जोड़ने के लिए किया गया था। तो अटल टनल से आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका। उसी तरह श्रीनगर कारगिल लेह का राष्ट्रीय राजमार्ग जोजिला सुरंग निर्माणाधीन है, जिसका उद्घाटन जल्द होगा। तो जोजिला सुरंग क्या है, कहाँ पर है, अटल सुरंग कहाँ पर है, आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप पीटी फैक्ट चीज़ों को निकाल सकते हैं, इससे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए घरेलू
जो कंपनियों से करेगी 75% रक्षा खरीद, लगातार इस पर मैं चर्चा किया हूँ, आपको पटना थ्योरी बताया हूँ, पटना थ्योरी। उसके बाद एकीकृत रक्षा एकीकृत परियोजना क्या है उसकी भी चर्चा पहले मैं कर चुका हूँ। तो यही सब प्रोग्राम आपको याद रखने और जब भी अपडेट होते हैं चीज़ों को आपको की नोट्स में ऐड करते चलना है। तो उसी में देखिए ध्यान रखिएगा, रक्षा उत्पाद में कितना है कि 75% हम लोग क्या करेंगे, घरेलू कंपनियों से खरीदेंगे। ये लगातार सरकार की योजनाओं में भी शामिल है। और मैंने कल आपको एरो इंडिया के बारे में भी लगभग बहुत सी चीज़ों को कवर किया था, उसी में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आज के न्यूज़ में आप लोगों को डाटा बहुत दिया गया है, तो इस डाटा को कवर करना। जैसे 2022-23 से 23-24 में कुल पूंजीगत रक्षा व्यय का 75% घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीदी जाएगी। तो आपको पहले ये बताना है बजट में जो है कुल रक्षा खर्च कितना आवंटित किया गया, रक्षा मंत्रालय के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट की घोषित कुल पूंजीगत रक्षा व्यय लगभग 1,62,600 करोड़ रुपये घरेलू से करीब 1,15,00,000 करोड़ रुपये अब घरेलू स्रोतों से आपको खरीदी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 162,600 करोड़ रुपये में से लगभग 1.25 करोड़ कितना है, 1,15,00,000 करोड़ आपको रक्षा घरेलू उत्पादों से खरीदी जाएगी। सोच के देखिए कितनी बड़ी स्टेप यह माना जाएगा। एरो इंडिया 2023 जो चल रहा है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न का उत्तर देना है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। चलिए, इसके संदर्भ में दौरान क्या किया गया है कि बंधन समारोह में, दौरान जो बंधन समारोह में 201 MOU और 53 प्रमुख घोषणाएं की गई। तो देखिए कितना 201 MOU मेमोरेंडम ऑफ जो अल्टरनेटम होता उसके संदर्भ में MOU साइन किया गया, और उसके बाद 53 प्रमुख घोषणाएं, 9 उत्पादों से लॉन्च, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT किया गया है। 3 समझौते सहित लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लगभग 266 साझेदारियां की गई। तो कितना एरो इंडिया कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इससे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब वो PT में प्रश्न पूछे, मेंस में प्रश्न पूछे, अब या इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा, जिनका इंटरव्यू हाल में होगा यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको खबर होनी चाहिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बीच एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट जो एयरक्राफ्ट के लिए MOU साइन किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पूंजीगत खरीद बजट में 3/4, ध्यान रखिएगा, पूंजीगत खरीद के लिए बजट जो आवंटित किया गया 3/4 स्थानीय उद्योगों से निर्धारित करना है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसके देखिए ध्यान रखिएगा 2019-20 से 2021-22 में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पाद लगभग 2.58 लाख करोड़ रुपया था, और इसको देखिए बढ़ा के क्या किया गया 2021 में सरकार पूंजीगत रक्षा जो व्यय था वो लगभग 98% भारतीय रक्षा उद्योग के लिए खरीद के लिए रखा गया था। 21-22 से बढ़ाकर 64% हो गया, और 22-23 के लिए 68% हो गया। अब 75% का टारगेट रखा गया। तो लगातार देखिए पूंजीगत जो खर्च किया जा रहा है रक्षा उत्पाद के लिए, इंस्ट्रूमेंट खरीदा जा रहा है, उसके लिए क्या लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना। तो इस आंकड़े को आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इसको क्या करना है, इस तरह नोटिफाई कर देना है। यहाँ पर वर्ष लिख देना है, वर्ष कितना है, यहाँ पर परसेंटेज लिख देना है। तो आप इसको कवर कर सकते हैं इसको, ताकि आप कभी भी कहीं आंसर लिखें तो उसको यूज कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, खोजा जाएगा भारत का स्वर्णिम इतिहास। कल भी मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया था, कल जो खो गया था कुछ धरोहर, तो स्थानों की, अब नए स्थानों की खुदाई जो ASI जो विभाग है वो करेगी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कुछ लोगों से प्रश्न पूछा गया था कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में, कुछ स्टूडेंटों ने उसका आंसर दिया, बाकी लोग की कहानी वही है, केवल न्यूज देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद दावा करते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो उन महानुभावों से यह आग्रह पुनः है कि आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाय बाय कम लिखा कीजिए मेरे चैनल पर, आप अगर उत्तर दीजिएगा तो ज़्यादा संतुष्टि मुझे होगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और भी चैनल बहुत बने हुए, वहाँ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं टू दी पॉइंट फैक्ट बात करने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम ओरिएंट चीज़ें को बात करता। अगर आप इसका आंसर लगातार दीजिएगा, अगर इससे प्रश्न पूछा PT फैक्ट में, और ये सब छोटी पर मोटी बातें हैं, अगर आप इसे कवर करते चलिएगा तो आपका सिलेक्शन पर डे बढ़ता जाएगा। तो कोशिश कीजिए आंसर देने का। कुछ लोग ही आंसर देते हैं, बाकी लोग क्या मैं कहूँ, उन लोगों को बार बार एक ही बात बोलना पड़ता है, ठीक नहीं लगता है।
उसके बाद 21 स्थानों का देखिए एसआई स्वयं करेगा आरक्षण, जबकि 16 स्थानों को एजेंसियों की जिम्मेवारी दी गई। बहुत सी एजेंसी ऐसी है जो इस प्रकार की पुरातत्व खोज करती है, तो उन एजेंसियों को दिया है। तो पीटी फैक्ट में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप डिफाइड कीजिए। 31 क्या करेगा, एएसआई जो विभाग है उसके द्वारा किया जाएगा। 16 है निजी क्षेत्र के एजेंसियों को द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 47 स्थलों की खोज की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें विश्व के प्राचीन जो अध्ययन है हड़प्पाकालीन सभ्यता अवशेष विश्व के प्राचीन सभ्यता के अध्ययन करने की नई दिशा देगी। तो हड़प्पा के बहुत से स्थल अभी भी उत्खनन के दौर पर चल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता हमारे प्राचीन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं, हमारे स्वर्णिम इतिहास को की झलक देती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट और हिस्ट्री के पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पर इसे देखा जाता है। तो यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता के पूर्व की सभ्यता की बात हो, मध्यम सभ्यता की हो या उत्तर सभ्यता की बात हो, हड़प्पा के अर्थात निर्माण विकसित और जो उच्च विकसित का दौर है, विनाश के दौर के काल का जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है, उससे बार बार प्रश्न पूछे जाते। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पाकालीन के सभी टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। ऐसा नहीं कि उत्खनन कौन किया था, विभिन्न स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, उससे संबंधित साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, उसका लोकेशन क्या है, सभी टॉपिक पर आपको इसमें यहाँ पर चीज़ें कवर हुई। हिस्ट्री के क्लास में सारे क्लासेज जो कराए गए थे हिस्ट्री की, तो वहाँ पर कवर किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को रिकॉल कर लेना है। यहाँ से प्रश्न जितने भी बन सकते हैं आप लोग उसको कवर कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि छोटी छोटी बातें आप लोग भूल जाइएगा और वो एग्जाम में आ जाएगा तो फिर उसके बाद नहीं कर पाइएगा आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों के उत्खनन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गांव धर्मरोली के कन्हैया बाबा के अधीन स्थान बढ़ोत के पास तिलवाड़ा साकिन में आपको उत्खनन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाएगा मानसिंह पैलेस, मुरैना के वेंकटेश्वर मंदिर, समूह और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में किया जाएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा के औजियाना पाटन में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस सब का नाम पूछ सकता है, किस राज्य में उत्खनन है, किस राज्य, महाराजगंज पूछेगा किस राज्य में उत्खनन किया जा सकता है, किया जाने के एएसआई के लक्ष्य निर्धारित किया है। भीलवाड़ा कहाँ है, महाराष्ट्र के पालघर, बेतनी नदी घाटी, औरंगाबाद के बीबी का मकबरा, पालघर के बसाई, बहुत से आपको साक्ष्यों का उत्खनन किया जाएगा ताकि हमारे सांस्कृतिक विरासत को समझा जा सके, उसके साक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तमिलनाडु के कांचीपुरम के वेदा कुट्टुपुटम में और कलवाई में ऐतिहासिक किला, बिहार के कैमूर में किया जाएगा, झारखंड के सिमडेगा जिला चतरा जिला में किया जाएगा। अब देखिए बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न, लास्ट जो बीपीएससी हुआ था 67, वहाँ से प्रश्न पूछा था झारखंड से। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया था ना 67 के बीपीएससी में, हाल ही में कहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, तो झारखंड का नाम दिया हुआ था। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे क्रिएट किए जाते हैं। अब किताब में यह अपडेट होगा 2-3 साल बाद, 4 साल बाद अपडेट होगा। तो आपको आज एग्जाम देना है, इस वर्ष एग्जाम देना है, तो इसलिए पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार मैं बोलता हूँ कि पेपर को एनालिसिस जो बेहतर तरीके से कर रहा है, अगर वो एक वर्ष के पेपर को बेहतर तरीके से उसे की नोट्स बना लेगा ना, तो उससे बेहतर उसका नोट्स किसी और का नहीं हो सकता है। क्योंकि आप आज के संदर्भ में करेंट के संदर्भ में अपने स्टैटिक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं, करेंट को कवर कर रहे हैं। तो जो पेपर में कल आपके बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स में 2-3 साल बाद ऐड होगा ना, मान लीजिए इस बार झारखंड में प्रश्न पूछा गया तो ये केवल करेंट के पार्ट से ही कवर होगा ना। ऐसे ही पूछ सकता है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में किसी जरवन वन में हिल्स में क्या प्राप्त किया गया, तो यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे। जब इसका उत्खनन होगा कुछ साक्ष्य, मान लीजिए हड्डी मिला या तो कुछ आभूषण मिला, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो उसी साल 22-23 के ही सेशन में आएगा ना। अब ये बुक में कब आएगा, 25, 26, 27 के सेशन में आएगा, जब ऑथेंटिक आपको ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर एनसीईआरटी इसे वैलिड बनाएगी, तो यूजीसी इसे अब अप्रूवल करेगी, तब जाके 2-3 साल के बाद ये आपके बुक में अपडेट होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो भी आपको साक्ष्य खोजे जा रहे हैं ना, तो ध्यान रखना करेंट के पार्ट में ही आएगा। तो इसे पेपर एनालिसिस के बिना नहीं कवर किया जा सकता है, नहीं तो इतना इजी ये सब टॉपिक है, अगर प्रश्न आएगा तो गलत हो जाएगा। सतलुज घाटी याद रखिएगा, अध्ययन होगा। उसके बाद बंगाल के उत्तरी दीनापुर, पुनवरवा, वरधाम जो है भरतपुर, वहाँ पर आपको वर्धमान
पूर्वा वर्धमान का भरतपुर क्षेत्र में भी उत्खनन होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, पेपर अपडेट रहिएगा। जब भी कहीं एसआई का साक्ष्य मिलेगा, जिस स्थल से मिलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और आपको बंगाल, तो उसके बाद सतलज घाटी, कहीं से भी कुछ साक्ष्य मिलेगा उसको की नोट्स बना लेना है, ठीक ना, ताकि एक पेज आप इसके लिए 1-2 पेज छोड़ दीजिएगा आज के डेट के नाम पर। और जब भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ साक्ष्य मिला तो उसका क्या साक्ष्य मिला इसको यहाँ लिख लेना है, ताकि फिर उसके बाद ऐसे ही लिस्ट बना लीजिएगा, आप उसको लिस्ट बना के छोड़ देना है। जब जब आएगा इसमें अपडेट करते चलना है, ताकि क्या होगा, एक साल में जितने उत्खनन कराए जाएंगे एएसआई के द्वारा, आपके अगले साल के एग्जाम के लिए अपडेट वो नोट्स रहे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, G20 समूह के सहारे वैश्विक बाजार में मोटे अनाज को बनेगी पैठ। आपको याद होगा कि इस वर्ष मिलेट दिवस मनाया जा रहा है। आज के करेंट अफेयर्स सीरीज में सर के द्वारा, जायसवाल सर के द्वारा इस टॉपिक को भी कवर किया गया। मैं बस इस पर मोटी मोटी बातें कवर करूंगा। क्या भारत में दुनिया का 15% मिलेट उत्पादन होता है, जो दुनिया के 40 देशों में इस वर्ग के विभिन्न अनाजों का निर्यात किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कुल जो उत्पादन होता है मिलेट का विश्व में, उसका 15% भारतीय मिलेट्स होते हैं उसमें, और वो कितना, तो वो जो, जबकि दुनिया के 40 देशों के इस वर्ग के विभिन्न अनाजों का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना है, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर सरकारी प्रयास के लाभ किसानों को मिलेगा। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपडा, याद रखिएगा, एपडा के चालू वर्ष 2023-24 के मोटे अनाज के उत्पादों के लिए लगभग 850 करोड़ रुपये निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो कितने करोड़ रुपये का निर्यात का लक्ष्य रखा गया, ये भी आप लोग को याद रखना है। एपडा के द्वारा निर्यात का लक्ष्य 23-24 के लिए कितना रखा गया है, और लक्ष्य पिछले वर्ष के 2022 के मुकाबले में 2 गुना है। तो अर्थात पिछले वर्ष कितना रहा होगा, 425 रहा होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको डाटा फैक्ट कवर करना। एपिडा क्या होता है पहले भी चर्चा किया जा चुका है, तो इससे प्रश्न बताइएगा। एपिडा की स्थापना कब की गई थी, कब की गई, इसके वर्तमान निदेशक क्या है, इसके क्षेत्रीय जोनल क्षेत्र कौन कौन से हैं, एपिडा का मुख्य कार्य क्या है, ये 4-5 प्रश्न आपका उत्तर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, या तो दैनिक जागरण जो ग्रुप बना हुआ है युक्ति है इसका ऐप पर, कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ, दोनों जगह आप कहीं भी लिख के शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। कुल $5 लाख का प्रावधान किया गया है लोकप्रिय बनाने के लिए मिलेट्स वर्ष को, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ, इसके द्वारा किया गया। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, G20 जो देश है मिलेट्स के लिए विशेषतः परिचित कराया जाएगा। जो हमारे यहाँ G20 सम्मेलन हो रहा उसके लिए बात की गई है। अनुकूल, पर्यावरण का अनुकूल होने के साथ साथ इस खेती की चावल के मुकाबले 70% कम पानी लगता है। तो ध्यान रखिएगा, चावल में जितना पानी का उत्पादन में जितना पानी की खपत है उससे 70% कम आपको मिलेट्स में के उत्पादन होता है, और मिलेट्स के लाभ भी अधिक है। तो इसको क्या करें, जन जन तक पहुँचाने, जन जन किसानों तक पहुँचाने के लिए कार्य किया जाएगा। और जब भी सरकार एक स्वच्छ मंशा से कार्य करती, कहीं न कहीं सरकारों के कार्य कहीं न कहीं सफल होते हैं। जन से भागीदारी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए ध्यान रखना है। देखिए ध्यान रखिएगा, 1 दर्जन से प्रमुख फसलें शामिल की जाती है, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, जौ, सावा, कोदो, रागी, बरुआ, तामुल और तिमुल, ये प्रमुख घास प्रजाति में शुमार विभिन्न फसलों कम पानी की उपज होती है। इसके संदर्भ में पहले भी न्यूज़ कवर किया गया है, बहुत बार इस पर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो जो लोग की नोट्स बना चुके होंगे, क्या करना, उसको बस देख के एक बार आगे बढ़ जाना, ताकि रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। अब ऐसे ही आप लोग को मैं बोला हूँ ना, मार्च तक वेट कीजिए, मार्च अप्रैल तक सारे न्यूज पहले के ही मिलेंगे आपको। उसी तरीके से देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में खेती की जाती है मिलेट्स के। केंद्रीय जो कृषि मंत्रालय है उसने मोटे अनाज के लिए फसलों की खेती प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया, 2018-19 से ही क्या किया गया, 14 राज्यों के 212 जिलों के इस खेती की नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपको चलाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न इससे रिलेटेड है, तो प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना चाहिए। तो एक प्रश्न आपका उत्तर देना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लक्ष्य क्या क्या है, उसमें कौन कौन से उत्पादन के क्षेत्र को डेवलप किया गया, अर्थात कौन कौन से खाद्य सामग्रियों के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत शामिल किया गया। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे,
देखिए आज के न्यूज़पेपर में आपको बस यही सब मिलेगा, बहुत सी चीज़ें आपको पीटी फैक्ट के तौर पर की गई है कवर, जो उपयोगी हो गया आपके एग्जाम के लिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए, शेख हसीना ने बोले हैं विनय क्वात्रा से बोले हैं, शेख हसीना से बोले विनय क्वात्रा जो हमारे विदेश सचिव हैं, उनके द्वारा कि भारत की पड़ोस नीति में आपको नीति में बांग्लादेश अहम है। अब पड़ोस नीति क्या है, मैंने आपको पहले भी कवर किया गया है, कर चुका हूँ। अर्थात भारत की विदेश नीति में एक अहम पार्ट है पड़ोस प्रथम की नीति, अर्थात हमारे उप महाद्वीप में पड़ोस इंडिया से जो भी सटे हुए देश है, जैसे श्रीलंका हो, मालदीव हो, या तो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, या तो फिर आपको पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, इस प्रकार का जो देश हमारे क्षेत्र के आसपास है, तो हमारे पड़ोस की नीतियों से संदर्भ में आपको ध्यान रखिएगा। पड़ोस की नीति में आपको इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है कि हम जब भी विदेश नीति या प्राथमिकताओं की बात करेंगे पड़ोसियों के साथ, तो सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत बेहतर रिश्ते कायम हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए, तो इसी में देखिए ध्यान रखिएगा, क्या क्या ध्यान रखना है, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या बोला गया उनको याद रखना है। क्या बोला गया है कि बोला ये गया इनके द्वारा कि पड़ोस नीति में बांग्लादेश अहम भूमिका अदा करता है। केंद्र में ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी केंद्र के बांग्लादेश के संदर्भ में है। तो देखिए की नोट्स में मैं जब अब अपडेट करूंगा आज के शाम में, तो आपको इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो पहले बताया जा चुका है उसे मैं कवर कर दूंगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर दे देना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, यह कब से लागू की गई है, इसका जो उद्देश्य क्या है, इसको किन किन देशों के साथ साझा किया जा रहा है एक्ट पॉलिसी के तहत, तो इस पर सभी मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ। पर जो हमारे विदेश नीति है, जिसमें आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के गुट निरपेक्ष नीति है, उसके पड़ोस नीति है, ईस्ट एक्ट पॉलिसी है, इसका ईस्ट एक्ट पॉलिसी है, टू 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 थ्योरी है, उसके पंच तत्व भी है थ्योरी, और जो भी दिए गए हैं सभी पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है कि 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत की दावेदारी का समर्थन करेगा बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश क्या करेगा, 28-29 के लिए जो भारत अस्थायी का सुरक्षा परिषद में आपको अस्थायी सदस्य बनने का दावेदारी कर रहा है, उसका बांग्लादेश समर्थन कर रहा है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आप बताइएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, अस्थाई कितने हैं, वर्तमान में अस्थाई कितने हैं, अस्थाई सदस्य कौन कौन है, और भारत अभी तक कितनी दफा अस्थाई सदस्य का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य रह चुका है। तो ये सब पहले भी मैं कवर कर चुका है, ऐसा नहीं कि कोई नई बातें फिर से मैं बता रहा, बस आप लोगों को क्या करना है, रिकॉल करते चलना है। अब इतना नहीं कीजिएगा आप लोग तो फिर कैसे होगा। अब इसी चीज को जो पहले बताया जा चुका है तो वो क्या होगा, कवर हो सकेगा, बताइए। बार बार चीजें एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, ये सब चीजें बार बार आएंगे, तो क्या करना है, केवल रिकॉल करते चलना, याद करते चलना, ताकि छोटी पर मोटी बातें जब पूछी जाए एग्जाम में वो आपसे छूटे नहीं। अब याद रखिए, G20 शिखर सम्मेलन हिस्सा लेने के लिए पीएम शेख हसीना जो है सितंबर 2023 में भारत का दौरे पर आएंगे, और उसके बाद हम लोग बहुत से MOU पर साइन करेंगे, साझा समझौता पर साइन करेंगे, द्विपक्षीय जो हम लोग समझौता करते वो भी साइन होगा। तो यहाँ से ये कवर होने वाला है। उसके बाद याद रखिएगा, देखिए इस बार वसुधैव कुटुंबकम है, G20 देशों का सम्मेलन जो भारत में हो रहा है, उसका थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के तौर पर आपको लोगों में देखने को मिल जाता है। तो उसके संदर्भ में क्या, मिशन लाइफ के संदर्भ में भारत देगा मंत्र, तो इसके बारे में चर्चा पुनः आई है। तो मैंने आपको स्टार के तौर पर ये भी बताया ना, मिशन लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसकी चर्चा बहुत हो रही है। तो यहाँ से प्रश्न आपको मिशन लाइफ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो आपको इसके बारे में जानकारी सभी चीज़ों पर आपकी होनी चाहिए। मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है, इसकी घोषणा कहाँ की गई थी, इसे लागू कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया है, भारत इसके संदर्भ में कितना चिंतित है, ये सारे डायग्राम पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो मिशन लाइफ को आप लोग फिर से देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा अपने न्यूज़ में, कहाँ से यह कवर किया गया है। चलिए, अब देखिए कि यहाँ पर अंडरलाइन करना मैं भूल गया था, पर इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। यूपीएससी पेपर जो 2 है उसमें आपको संवैधानिक संदर्भ से प्रश्न पूछ सकता है, आपको उसके बाद पूर्णोच्चार न्यायिक सक्रियता से प्रश्न पूछ सकता है इसमें,
या तो न्यायिक जो कार्य गतिविधि उससे संबंधित पूछ सकता है, चुनाव प्रक्रिया में जो विवाद होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में ये टॉपिक कवर होगा। यहाँ पर मैंने एक बार पहले भी इस पर, जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का जो चुनाव चिन्ह को लेकर बवाल हुआ था, विवाद हुआ था, वहाँ पर इस फैसले का चर्चा किया था। अगर आप लोग को याद होगा, नबम रेबिया जो विवाद था उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। उसी के संदर्भ में पुनः विचार की बात इन पार्टियों के द्वारा, जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि इस फैसले पर पुनः विचार करने की बात कर रही है। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कठिन संवैधानिक मुद्दा मानता है, इसे को क्या मानता है इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो क्या 2016 के अरुणाचल प्रदेश में नबम रेबिया मामले 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ ने कहा था, क्या कहा था कि स्पीकर के विरुद्ध रिमूवल नोटिस लंबित होने पर वह सदस्यों की अयोग्यता नहीं कर सकता। अर्थात जब स्पीकर अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, वो सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कार्य के जो फैसले कर सकता है, जो अधिकार दिए गए हैं वो नहीं कर सकता है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर फैसला स्वीकार करते हैं तो उसका परिणाम आपने महाराष्ट्र में देखा, जो एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में ह्यूमन कैपिटल के फ्री फ्लो को अनुमति देता है। तो ह्यूमन कैपिटल फ्लो क्या है, राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल जब बहुमत हमें साबित करना है तो उस समय क्या किया था, राज्यपाल अपने पास सशरीर है ना, मंत्रियों की मंत्री परिषद को बुलवाता है, जिसका मुखिया बनता है वो ह्यूमन कैपिटल टू फ्री फ्लो की अनुमति देता है। तो इसके संदर्भ में याद रखना, ये टर्मोलॉजी कहीं ना कहीं आपको उभर कर सामने आएगी। दूसरी स्थिति में अगर स्पीकर की कार्रवाई की इजाजत दी जाती है तो जहां पार्टी का नेता बहुमत खो चुका है वह स्पीकर को प्रतिद्वंदी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए कहकर यथास्थिति सुनिश्चित कर सकता है। इस फैसले में क्या कर सकता है, इस स्थिति में अगर मान लीजिए वोटिंग हुआ और दोनों मत बराबर हो गया तो इसमें क्या कर सकता है स्पीकर, ऐसी स्थिति में किसी एक पार्टी जिसको अगर जिस पार्टी से वो संबद्ध है उसके अतिरिक्त जो दूसरे पार्टियों में किसी की अयोग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा तो विवाद हो जाएगा। तो विवाद होगा तो वो वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। इसलिए उसके बाद क्या होगा, जो सक्षम जिसे वो जिताना चाहेगा उसके लिए वो कार्य और बैकडोर से काम कर सकता है। इसलिए इस स्थिति में क्या बोला गया है कि ऐसी स्थिति में स्पीकर को एक यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या करना है, इस प्रकार कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये टर्मोलॉजी याद रखना है। ये टिप्पणी प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने की है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें अपडेट रखिएगा ताकि कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसको कवर कर लेना है। अब क्या था नबम रेबिया केस, उसे आप लोग देख लीजिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुर्की के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार थी बहाल करने का आदेश दिया था। और मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ इस केस का, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी जिसके अदालत कांग्रेस के 14 बागियों विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी थी। तो ध्यान रखिएगा, अब ये स्थिति उसी अनुसार से हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा उस फैसले को गलत ठहराया जिसके तहत उन्होंने विधानसभा सत्र की जनवरी 2016 के जगह 2015 में ही बुलाने का फैसला किया था। राज्यपाल इस फैसले विधानसभा अध्यक्ष रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। ये मामला था जिसमें आपको स्थितियां स्पष्ट हुई थी कि जब भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहां पर जो अध्यक्ष की स्टेटस होगा वो निर्णायक हो जाता है। इसलिए इसके पूर्ण विचार के लिए ये सब चीजें नहीं की जा सकती, तो संवैधानिक मुद्दा बन जाता है। तो देखिए इसमें फिर अपडेट कुछ आएगा और भी आगे आएगा तो बात की जाएगी। फिलहाल नबम रेबिया याद रखिएगा, इस बात के संदर्भ में उस दिन मैंने चर्चा किया था, की नोट्स में भी दिया गया है, उसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नीचे। तो तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। बहुत सी चीजें अपडेट हुई हैं तो उसको कवर कर लेना है। देखिए एरो इंडिया शो में जो CDS चौहान है उन्होंने भी भाग लिया है। तो जनरल अनिल चौहान हमारे वर्तमान CDS है, तो इनको याद रखना। उसके बाद इस एरो इंडिया में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उनको क्या करना, नोटिफाई कर लेना है। बस की नोट्स बना लेना है। क्या करना है, रक्षा क्षेत्र की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है स्वचालित नौकाओं के लिए की है। उसके बाद गोवा शिपयार्ड ने के साथ करार किया है।
इस तरीके से एमयू कुछ किया गया। तो क्या करना आप लोगों को, पॉइंट आउट 5 संदर्भों में, जितना मान लीजिए कितने हैं यहाँ पर देखिए, तो समझौता 5 या 6 होगा, मुझे जहाँ तक याद, देखिए 5 समझौता है, ठीक ना। तो 5 समझौता को क्या करना आप लोग को, की नोट से ऐसे बना लेना 5 पॉइंट में। बस याद रखना है किस संस्था के साथ किस संस्था ने समझौता किया है और क्या किया है, या आप इसे बुक लिस्ट ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर संस्था लिख दीजिएगा, समझौते का प्रकार, तो यहाँ पर 5 आप बना लीजिएगा ऐसे 5 खांचे के तौर पर। यहाँ पर किस किस कंपनी द्वारा किस कंपनी के साथ हुआ है लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या समझौते में क्या पार्ट्स थे। इस तरीके से आप एक बार चार्ट बना लीजिएगा और इसका की नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप पेपर में बताया नहीं जा सकता है, इसलिए से आप इसे कवर कर लीजिएगा। जब चार्ट हो जाएगा तो मुझे आप कहाँ कीजिएगा, कम्युनिकेशन ग्रुप में या तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसे आपको अपडेट करवा दूं की नोट्स में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब ये सब काम खुद से भी किया कीजिए आप लोग, ताकि है ना आप लोग एक्टिव मोड में आप लोग कुछ काम करते रहिएगा, तब बेहतर तरीके से चीज़ें कवर होंगी। देखिए ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी की चर्चा है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत की चर्चा है, तो वहाँ ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी की चर्चा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट न्यूज सामने आया है, जिसमें बिहार में ग्राम कचहरियों में लगभग 87% मुकदमों का निस्तारण किया गया अर्थात निपटारा किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कुछ डाटा अपडेट है, उसे आप देख सकते हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर कि निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था भी की जाती है। तो देखिए कुछ कुछ बातें यहाँ पर याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि विवादों में हस्तक्षेप और मुकदमों को त्वरित निस्तारण बिहार में ग्राम कचहरियों के अपने गठन के उद्देश्य भली भांति चितार्थ किया था। जो उद्देश्य यह स्थापित किया गया ग्राम कचहरियों को, उसके उद्देश्य की पूर्ति इसके द्वारा किया गया। वे ग्रामीण बिना खर्च के साथ न्याय सुलभ कराने की न्यायिक व्यवस्था को मुकर्रर, और इसीलिए 73वें संविधान संशोधन के तहत 3 स्तरीय जो व्यवस्था कायम की गई, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम प्रथम दृष्टिया ही समस्याओं का निपटारा कर सकें। शासन और प्रशासन अभिशासन का प्रथम दृष्टिया जो हमारे गांव और क्षेत्र होते हैं, उसके आधार पर विकास किया जा सके। इसी में याद रखिएगा, राज्य की लगभग 60 ग्राम कचहरियों द्वारा मुकदमों का निपटारे का दर कितना है, 87%। बिहार के जितने भी ग्राम कचहरियां हैं उसकी बात की जा रही है, बाकी 13% मामले कोर्ट और थाने जा रहे हैं। तो सोच के देखिए विवाद कितना समाधान बेहतर तरीके से हो रहा है। इससे लाभ क्या होगा, पुलिस को अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं होगी, अतिरिक्त दबाव नहीं होगा, न्यायालय पर अतिरिक्त दबाव नहीं होगा। अगर मान लीजिए मामले कोर्ट में जाते हैं तो इससे जो वादी होगा उसको भी प्रॉब्लम होगा। वादी कहने का मतलब जो केस हो, जिससे संबंधित पक्ष होगा, उसे भी प्रॉब्लम होगा, उसके भी धन खर्च बढ़ेंगे। और यहाँ पर न्यूनतम शुल्क के आधार पर न्यूनतम पंचों के संदर्भ में बातें कवर हो जाएगी। इसलिए जो पंच जो परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं बिहार में इस ग्राम पंचायतों के संदर्भ में चितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, आपको इसको याद रखना है, कवर करना है। खासकर देखिए आप इसको केस स्टडी के तौर पे भी यूपीएससी वाले स्टूडेंट इसको यूज कर सकते हैं, और बिहार जो बीपीएससी देने वाले स्टूडेंट है उनको क्या करना, इस फैक्ट को कवर कर लेना, ताकि बिहार में अगर प्रश्न पूछे 73वां संविधान संशोधन 1992 के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, उस टॉपिक में इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सके। तो ध्यान रखिएगा, आपको ना अपडेट करंट से ही होगा, चीजें याद रखनी, इस तरीके से आपको कवर करना है। और यूपीएससी वाले स्टूडेंट अगर इसके संदर्भ में बात करें कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, 74वां संविधान संशोधन क्या है, और उसमें वर्तमान आपको कुछ पूछ दे, अपडेट कुछ पूछ दे, वर्तमान कुछ पॉजिटिव बातें पूछ दे, तो वहाँ केस स्टडी के तौर पर इसे बिहार मॉडल का नाम ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था की गई है। ग्राम कचहरी का निर्णय जो होगा उसके विरुद्ध 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। पूर्ण न्यायपीठ में से एक सरपंच के साथ सह पंच होते, 6 पंच होते, अर्थात 7 लोग होंगे इसके पीछे। ध्यान रखिएगा, 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, तो कुल 7 लोगों का पंच बैठता है। ध्यान रखिएगा, न्यायपीठ की कानून बारीकियों की जानकारी के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरियों के एक न्याय मित्र का भी नियोजन होता है, न्याय मित्र भी होता है।
अब ध्यान रखिएगा, ये विधि में स्नातक योग्यताधारी होगा। न्याय मित्र जो होगा क्या होगा, स्नातक होगा, आपको विधि में लॉ में ग्रेजुएशन किया रहेगा, उसकी योग्यता होगी। अपूर्ण न्यायपीठ के निर्णय को 30 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है। इससे प्रश्न आपको पूछे गए हैं, न्याय मित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ग्राम कचहरियों के शक्तियों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये सब चीजें अपडेट होनी चाहिए आपको। अब ध्यान रखिएगा, सूचना के बगैर अगर कोई मामला थाना तक जाता तो यह संबंधित थानाध्यक्ष का दायित्व है कि शिकायतकर्ता को समझा बुझाकर ग्राम कचहरियों को गुहार लगाने के लिए भेजे। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कोई ऐसा विवाद हो जाता है जो इसके न्याय क्षेत्र में, ग्राम कचहरी के न्याय क्षेत्र में आता है, तो जिस सीमा तक आता है, तो ध्यान रखिएगा थाना अध्यक्ष जो होगा वो क्या करता है, पहले उसको क्या बोलेगा, आप अपने ग्राम पंचायत में जाइए, वहां पर मामले को सुलझाइए। अगर वहां नहीं सुलझेगा तो मेरे पास आइएगा, उसके ऊपर आने की जरूरत है। अगर इस मामले में ही कुछ एडमिटेशन हो जाए या कुछ इस प्रकार से समझौता हो जाए कि आपसी विवाद जो है समाधान हो सके। अब छोटे छोटे विवाद के लिए थाना या तो ऊपर अपर जो सिस्टम है न्याय पाने के लिए वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था इसके तहत की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी किए जा सकते हैं। देखिए, एक केस स्टडी आपको यूपीएससी के संदर्भ में आएगी। क्या आएगी कि किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में कितना अंतर होता है। हम लोग जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट होंगे या तो जो भी और भी सेवाओं के स्टूडेंट हैं जहां पर बहाल उनका होता है, अब देखिए डीआरएम, ठीक ना, रेलवे में अफसर की बेटी थी, खो गया था। क्या हुआ, तो बेटी की जूते खोजने के लिए 1.25 महीने से दौड़ती रही जीआरपी। देखिए जीआरपी जो है वो दौड़ती रही। देखिए ट्रेन में क्या हुआ, अफसर की बेटी जूते खो गई थी, जीआरपी करीब आपको क्या किया, दौड़ती रही। उड़ीसा मामला उड़ीसा के संबलपुर रेलवे डिवीजन का है। अब उनकी बेटी का चप्पल खो गया, 4 जनवरी को प्राथमिकी लिखाई गई और सफर के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश के सहयात्री ने उनके जूते चोरी किए हैं, ऐसे इसी बातें की गई। उत्तर प्रदेश का कोई होगा, बरेली का जो यात्रा कर रहा होगा साथ में कंपार्टमेंट में, उनके ऊपर यह बातें की गई। टिकट पर दर्ज घर के पते पर सहारे जीआरपी सहयात्री की पहुंची तो पता चला कि अंधेरे में ट्रेन से उतरते समय भूलवश जूते बदल गए। अब 10 फरवरी को क्या वो जूते लेकर उड़ीसा भेजे गए। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर बेटी जो डीएमआर की बेटी है ने अपने जूते की कीमत 10,000 बताई है, ठीक ना। विनीत कुमार सिंह ने कि पत्नी और बेटी मानवी से 3 अक्टूबर की रात की दिल्ली पुलिस मेल से सवार हुए थे और इसके बाद ऐसी ऐसी बातें हुई थी, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, अब दोनों व्यक्ति क्या है, प्रथम एसी में श्रेणी H1 में कोच का। ध्यान रखिए दोनों उच्च वर्ग के लोग होंगे। जो H1 प्रथम श्रेणी में कौन जाता होगा, जो अधिक खर्च करने का हैसियत रखता है वही जाता होगा ना। तो 4 जनवरी को ये सब इस घटनाएं हुई, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से चीजें हुई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि अब महकमा को एक डीएमआर है, पद पर बड़े पद पर होते हैं, उस एक सिस्टम को लगाए हुए किस लिए कि अपनी अफसर की बेटी जो है उसके जूते को प्राप्त करने के लिए। तो 2-3 चीजें तो याद रखिएगा। सबसे पहले अगर ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर थोड़ा सा भी इन लोग के प्रशासन में पानी होगा, अलग चोरी करके ले गए तो ठीक है, प्रक्रिया है, आप उसे प्रक्रिया के तहत लेकर आइए। आप 1.25 महीने से क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को अपने बेटी की चप्पल की चोरी के लिए आपको चीजें लगाए हुए। तो सोच के देखिएगा प्रशासनिक अक्षमता कैसे नजर आता है, शासन प्रशासन कैसे एक बड़े रसूख लोगों के लिए काम करता है। और मान लीजिए कोई मान लीजिए अब चप्पल जूता चोरी हो रहा है किसी भी संदर्भ में, अब हमारी और आपकी चोरी हो जाए, शासन प्रशासन कितना एक्टिव होकर काम करता है। ऐसे ही आपको देखने को प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी, उनके कोई रिलेशनशिप में किसी का पर्स खो गया था, चोरी हो गया था, तो पूरा शासन प्रशासन एक्टिव मोड में काम किया था। तो यहाँ पर क्या होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। शासन प्रशासन किसके लिए बना है, जनता के, आम जनता के लिए बना हुआ है, पर देखने को मिलता है त्वरित न्याय, त्वरित जो समाधान किसके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, जो रसूख लोग है उसके लिए हो रहा है। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाए शासन प्रशासन के अक्षमता के संदर्भ में,
तो उसमें आपको इस प्रकार के केस स्टडी को यूज करना चाहिए ताकि आप इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को कवर कर सकें। तो यहाँ पर बात हो रही है, अगर मैं मानूं, अगर मुझे अगर इस प्रकार से, सबसे पहले तो इस लड़की, इस डीएमआर पर ही है ना, डीआरएम जो है उन पर ही है ना पहले केस किया जाए कि आपकी बेटी 10,000 का जूता किस संदर्भ से पहन रही है। क्यों पहनना उनका हक हो सकता है, आप ब्यौरा मांगिए पहले। सबसे बड़ा कितना बड़ा ब्लैक मनी इनके द्वारा छुपाया गया कि बेटी को, अपने बेटी को 10,000 का जूता दे रहे हैं, तो सोच के देखिए उनके रहन सहन, उनके पहनावे पे कितना खर्च करते होंगे, सोच के देखिएगा। और उनका पाँच न्यूनतम मान लीजिए 3 लोगों का ही परिवार है, 2 मियाँ बीवी और बच्चे एक ही होंगे मान के चलिए, पर अधिकतम भी हो सकते हैं। कम से कम 3 परिवार है तो तीनों व्यक्ति कितना खर्चा करता होगा, उसके घर पर कितना खर्च करता होगा, सारे आंकड़े निकालने चाहिए। और इन पर भ्रष्टाचार के ना, आपको जो भी सीबीसी है आपको इस पर जांच बैठानी चाहिए, तभी इन सब व्यक्तियों का नशा है ना उतरेगा, तो समझ में आएगा। महकमा को जो भी खर्च हुआ है इसके व्यक्तिगत खर्च के ना जोड़ना चाहिए। अब ये इसके लिए जूते खोजने के लिए अब पुलिस लगेगी, पूरा सिस्टम रहेगा, सोच के देखिएगा। इस डीएमआरए के व्यक्तिगत खर्चा उस साल का जितनी भी खर्च हुई होगी सिस्टम के लिए, तो इस प्रकार के जब भी होगा ना, इस प्रकार के जब भी घटनाएं होंगी तो एक नजीर पेश होगा कि अब बहुत से देखते होंगे अफसर ना, अफसर क्या करते हैं, अपने जूनियर से जूता साफ करवाते हैं, तो उन पर ना इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में चीजें देखी जा सकती है, उन पर जांच बैठाई जा सकती है। इस प्रकार से किसी प्रकार के निष्ठा जो कर रहा है, कार्य कर रहा है, अगर सभी व्यक्तियों के लिए अगर आप व्यवस्था कायम करते हैं तो बेहतर, आपके लिए भी वही व्यवस्था होनी चाहिए। पर एक अपनी बेटी के जूते खोजने का स्पेशल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आप पर सवालिया निशान होंगे, और यह प्रशासनिक केस स्टडी के तौर पर आपको इस पर दायरे बनता है, आपको केस स्टडी करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, देखिए पीएम मोदी आदि महोत्सव का शुभारंभ करेगा आज दिल्ली के कोट, आपको जो ध्यानचंद्र, जो मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम है वहां से करेंगे। यह कब होगा, 16 से 27 फरवरी 2023 तक आयोजन चलेगा। 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों 1000 से अधिक कलाकार इसमें भाग लेंगे। अब जनजातीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा है उनके अनुसार क्या है, आदिवासी जो उत्पाद है बाजारों में उपलब्ध करवाने, उनकी कला संस्कृति पहचान दिलाने की महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो याद रखिएगा ये कौन मंत्रालय कर रहा है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है वो करेगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर आदि महोत्सव का जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड की वार्षिक पहल है, याद रखिएगा। ट्राइफेड की यह वार्षिक पहल होती है आदि महोत्सव। तो ट्राइफेड क्या है, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ट्राइफेड क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके वर्तमान निदेशक कौन है, और इसका मुख्य उद्देश्य ट्राइफेड का क्या होता है। इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, अगर याद होगा राष्ट्रपति के संदर्भ में एक बार आया था दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, वहां पर ट्राइफेड के बारे में, जनजातीय उत्थान के संदर्भ में ट्राइफेड की मैंने चर्चा की थी। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो उस नोट्स को पलटिएगा, वहां से देखिए, ट्राइफेड के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है, और अभी प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है। अब है कि 2023 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा दिवस मनाया जा रहा है, अनाज दिवस मनाया जा रहा है ना, उसी में हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसे सामान आपको आदिवासियों द्वारा जो रोजमर्रा की चीजों को कवर किया जाता है, उसके सरकारी नामकरण श्री अन्न की प्रदर्शित करने का विशेष ध्यान दिया जाएगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो आदि महोत्सव इंपॉर्टेंट पार्ट है जनजातियों से संबंधित, और जनजातियों से संबंधित कुछ भी अपडेट होता है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह हमारे सांस्कृतिक विरासत के केंद्र के बिंदु माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके की नोट्स अपडेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब एक लेख आया है, अपनी पहचान बनाती हिंदी। तो हिंदी अपनी पहचान बनाती है, तो हिंदी कैसे पहचान बना रही, इसके संदर्भ में आपको एक लेख दिया गया, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको कवर करना है। यहाँ से बहुत से पीटी फैक्ट को निकाला जा सकता है, कवर किया जा सकता है, और जब भी आपको प्रश्न पूछे, आंसर राइटिंग में पूछे अगर हिंदी के संदर्भ में, या तो ऐसे में भी पूछ दे आपको, तो ये चीज़ यहाँ से कुछ डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे क्या करना है डाटा के तौर पर, कलेक्ट करने के तौर पर, कि देखिए यहाँ पर बात की गई है, पहला विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ किया गया था, नागपुर 1975 में आयोजित किया, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि ने शामिल किए। 10 जून 2022 को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण भाषा के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। क्यों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया था। तो सोचिए कब किया गया, 10 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली उनके द्वारा किया गया था। तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसका वर्तमान जो अध्यक्षता कौन कर रहा है, किस व्यक्ति द्वारा। 76वां सत्र और 70वां सत्र की चर्चा आपको मैं लगातार करता हूँ, तो दोनों सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है। बार बार मैं ये सब प्रश्न क्यों पूछता हूँ, यही सब प्रश्न आपको पीटी में पूछे जाते हैं, छोटी पर मोटी बातें, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा, अधिकारी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक जो भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पुर्तगाली, स्वाहिली और फारसी को संयुक्त राष्ट्र के इस सम्मेलन में आपको सहकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न 67 में शायद पूछा है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 67 में, जहाँ पर उर्दू के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से अपडेट हुए संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषाओं के, जो अतिरिक्त भाषाएं जो वहाँ पर सरकारी भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की, उसमें अतिरिक्त और भी कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया था सरकारी सहकारी जो कामकाज है उसके लिए। तो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पुर्तगाली, स्वाहिली और फारसी, तो ये सब भाषाओं को याद रखना है। और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं 20 टॉपिक से निकाल कर, और आप लोग क्या करते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। अब जो रेगुलर चीज़ों को करेगा ना, तो उनका आप जाके देखिए, 67 का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा। आज मैं 2 टॉपिक कवर किया, दोनों जगह से बीपीएससी के प्रश्न देखने को मिल गए ना। ऐसे ही यूपीएससी में प्रश्न होंगे, ऐसे ही आपको अनपीसीएस में प्रश्न होंगे, तो आप इसे कवर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6 आधिकारिक भाषाएं, इनमें अरबी है, चीनी है, मंदारिन जिसे हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश है, शामिल किया गया। किंतु संयुक्त राष्ट्र सचिवालय कामकाज 2 भाषाओं में होती है, अंग्रेजी या फ्रेंच में ही होता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का कामकाज किन भाषाओं में होता है। तो देखिए, यहाँ 6 भाषा में कामकाज नहीं होता है, कामकाज 2 भाषा में होता है, पर आधिकारिक रूप से महासभा की भाषा 6 भाषाएं का उपयोग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। जो बैठकें होंगी उसके संदर्भ में बात हो रही है। अब बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों के रूप में भी गिना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, ध्यान आगे क्या रखना है कि 1 फरवरी 1946 को संयुक्त महासभा पहले सत्र में क्या किया गया, अपनाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 13(1) में उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक दुनिया के लोगों को इसके उद्देश्यों और गतिविधियों को पूरी तरह जानकारी न हो। तो ये किसके संदर्भ में जानकारी हो सकती है, भाषा से आसान तरीके से जानकारी हो सकती है। अब मान लीजिए, अब मैं इंडिया का आदमी हूँ, मुझे फ्रेंच, इंग्लिश मान लीजिए ये सब नहीं आता है, ठीक ना, फ्रेंच है, इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश भी मान लीजिए नहीं आता, मैं बहुत रेयर एरिया का हूँ। फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है, ये भी नहीं समझ में आता है। तो मेरा लोकल भाषा का भी अनुवाद होगा, अगर मान लीजिए कोई योजना ला रहा है संयुक्त राष्ट्र, तो हमारे क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं यूएन के द्वारा चलाई जाती है, तो उसका लाभ ग्राउंड लेवल पर कैसे प्राप्त होगा, भाषा के उन्नयन से ही प्राप्त होगा। उस क्षेत्र के उस भाषा से उसका क्या करना, मॉडिफाई करके चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है और योजना को लागू किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा कि भाषा बहुत बेहतर तरीके से। और मैं आपको क्या बोला था पहले भी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता का केंद्र बनता जा रहा है, तो भारत ओरिएंट चीज़ें सभी संस्थाओं में देखने को मिल जाएगा, यूएन हो या तो और भी विश्व की अन्य संगठन हो, तो भारत ओरिएंट चीज़ें डेवलपमेंट अब देखने को मिल जाएगा। तो भारत में भाषा को लेकर बहुत से विवाद, क्योंकि हर क्षेत्र में भाषा अलग अलग है, तो जो महत्वपूर्ण भाषा है, जो समृद्ध भाषा, उसको शामिल किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। अब देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपको मैं हमेशा आपको बोलता, यूएई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। तो इसकी राजधानी आबू धाबी में एक ऐतिहासिक फैसला लिया, क्या लिया गया, अरबी और अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और अरबी के बाद हिंदी है अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में आपको शामिल किया है यूएई। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में एक ऐसा देश भी है, हमारा यूएई साझेदार देश भी है, जो क्या करता है, अपने आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी को क्या किया है, तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जबकि विश्व में हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो किसी स्टूडेंट ने कुछ नोटिफाई किया था, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए, अपडेट हो चुका है, चीज़ें डाटा आ चुकी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, चौथी कौन है, पांचवी।
कम से कम 5 भाषाओं का आप लिस्ट बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम में पीटी फैक्ट में पूछा जाए कहीं भी छोटी और मोटी बातें तो आप उससे छूटे नहीं। अब देखिए फिजी में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। नेपाल, मॉरिशस, त्रिनाद और टोबैगो और सूरीनाम जैसे देशों में भी हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। तो धीरे धीरे और भी देशों में आधिकारिक तौर पर भाषाएं होंगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक वही है कि वैश्विक तौर से भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला देश बनने जा रहा है। अभी भी हम लोग सेकेंड पर है, चीन को जल्दी पछाड़ देंगे। तो इसकी हर वो क्षेत्र को लाभ लेना चाहता है विश्व के अन्य देश, और हमारे जिस देश के साथ बेहतर संबंध है तो वो क्या करता है, एक राजनयिक जस्चर के रूप में भी इसलिए लागू कर रहा है कि एक आपसी जो संबंध है वो बेहतर बनाया जा सके दोनों देशों के पास। अब मान लीजिए अमेरिका में एक हमारे साथ बेहतर संबंध चल रहे हैं, तो अमेरिका में भी एक हो सकता है आधिकारिक भाषा का केंद्र बनाया जा सकता है हिंदी को, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उसको बेहतर और भी बनाया जा सके। दूसरा, रूस में हमारे बेहतर है तो रूस में भी ऐसा क्रिएट हो सकता है। तो अन्य देशों में धीरे धीरे ऐसे ही इंडिया का जो है भाषाई तौर पर जो अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है वो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको वहां से प्रश्न किए जा सकते हैं, तो इसलिए उपयोगी रहेगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र नियम के अनुसार संगठन में 1993 सदस्य देशों के 2/3 सदस्यों यानी 129 देशों में हिंदी के लिए वोट किए। ध्यान रखिएगा 2/3। और कल ही मैं चर्चा किया तो क्यों भारत को वोटिंग में आपको हमेशा एक तरफा वोटिंग इसको मिलता है, इसके पीछे भारत की विदेश नीति बेहतर है। विदेश नीति बेहतर है, वो बेहतर तरीके से विदेश नीति सभी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है। तो लोग कृतज्ञ भी रहते हैं कि नहीं, भारत के जो कार्य और गतिविधि है उसको प्रमोट करना चाहिए। अब सोच के देखिए, कोई देश अब आधिकारिक भाषा बनाना है तो उसके लिए भी 193 देशों में से 129 देशों ने क्या किया, हिंदी को वोट दिया कि नहीं हिंदी को आप बनाइए, ताकि और भी इसके एस्पेक्ट है ना, अदृश्य शक्तियों के रूप में जो चीजें स्पष्ट है अस्पष्ट है उसको पूर्ति की जा सके। तो देखिए धीरे धीरे इंडिया है ना संयुक्त राष्ट्र में धीरे धीरे क्या हो रहा है, मजबूत होता हुआ पक्ष हो रहा है। एक दिन क्या होगा, उससे संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य के तौर पर आधिकारिक रूप से परमिशन मिलेगा। इसलिए मैं कुछ दिन पहले ही आप लोग को बताया था, वेट एंड वॉच कीजिए, आपको आपके ही काल में ना संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के तौर पे इंडिया आपको नजर आएगा। और मैं जो भविष्यवाणी किया हूँ आने वाले समय में यही सब संकेत है जो आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद भारत इसका अस्थायी सदस्य है, तो वेट एंड वॉच कीजिए, परीक्षाओं में आपको जरूर न्यूज में सुनने को मिल जाएगा। अब उसके बाद याद रखिएगा कुछ चीजें और भी याद रखिए, क्या 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से क्या किए थे नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे पीएम है, स्वतंत्रता के अमृत काल के दौरान 5 प्रण आपको आह्वान किए थे, जिनमें यह भी एक था कि दास्ता को कोई चिन्ह नहीं रहने देंगे। अर्थात जो भी हमारे अगर अंग्रेज शासकों ने भाषा अंग्रेजी जारी रहती है तो क्या दास्ता के भाव मुक्त संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रशासन भाषा न्याय शासन संरचना भाषा आदि में बनी औपनिवेशिक दास्ता को कायम रहेगी। इसलिए हर क्षेत्र में हिंदी का क्या बोलबाला होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने मातृभाषा और मातृ जो संदर्भ में हिंदी का जो प्रयोग है उसको हम कर सके। इसलिए पंचतंत्र प्राण में आपको ये चीजें शामिल की गई थी। तो ये क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। 15 अगस्त के वीडियो में मैंने आप लोग को ये चीज कवर भी किया था, पंच प्रण भारत के क्या है जो अमृत वर्षों में तय किए गए हैं। तो पंच प्रण के नाम आपको लिख के भेज देने हैं। कहाँ पर, आप या तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, या तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का ग्रुप बना उस पर भेजिए, या कम्युनिकेशन ग्रुप ऐप पर बना हुआ वहां भी भेज सकते हैं। तो चलिए, आप तीनों जगह कहीं भी भेज सकते हैं, इसको कवर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्राकृतिक खेती के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की बात की जा रही है। तो इसके लिए क्या क्या आपको करना है, तो देखिए 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला जो सीतारमण जी है उनके द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का तहत अगले 3 वर्षों के लिए 1 करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के जोड़ने घोषित किया है। केंद्रीय सहायता अर्थात प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत लाभ देने की बात की गई है। तो उसके लिए क्या क्या किया गया उसे ध्यान रखना है। जैसे बायोमास मिल्चिंग है, बायोमास है ना, एक सेकेंड, बायोमास मिल्चिंग की बात की गई है। गोबर मूत्र का मिश्रण के रूप में खाद के रूप में प्रयोग करने की बात की गई है। रासायनिक उर्वरकों के आधार पर कीटनाशकों जैसे बाहरी उत्पादक सामग्री इनपुट का उपयोग घटाती है, तो इसके संदर्भ में बातें की गई हैं।
तो प्राकृतिक रूप से क्या है, चीजें बढ़ावा देने की बात की गई है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही 17 लाख किसानों में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश सब राज्य अग्रणी तौर पर गिने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके तहत CEW याद रखिएगा, इसका नाम आपको आएगा CEEW। ये क्या है क्रिय, ध्यान रखिए, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। विभिन्न हितधारकों के साथ विशेष रूप से क्या क्या आंध्र प्रदेश और राजस्थान में काम कर रहा है प्राकृतिक खेती के लक्षित और प्रभावी तरीके बढ़ाने के लिए। तो इस किस क्षेत्र से संबंधित यह संस्था है, इससे संबंधित संस्था है प्राकृतिक खेती से। अब महत्वपूर्ण 5 कदम उठाए गए हैं अनुभवों के आधार पर। जो भी अनुभव प्रकार इस संस्था के द्वारा लिया गया, तो 5 महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पहला से लेकर 5वां तक आपको कवर किया गया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको 5 पॉइंट आपको बनाना है। तो 5 पॉइंट हर जैसे दिया गया ना, 5 पॉइंट बनाना, पहले पॉइंट में लिख लेना है क्या है, उसके लक्ष्य क्या है। इसी तरह आपको एक चार्ट बनाना है, चार्ट बना कर ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप चीज़ों को कवर कर सके। तो इसमें मैं जो आपको नोटिफाई कर दे रहा हूँ उसे आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे क्या होगा, एक सेकेंड, राष्ट्रीय मिशन वर्षा आधारित खेती उचित रूप से प्राथमिकता देता है, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद सॉरी, आपको ये क्या करना है, ये सब चीजें अपडेट कर लेनी है। गला दर्द करने लगा इसलिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलिए, दूसरे में है प्रशासनिक मंत्रालय योजना, सामाजिक संगठन सक्रिय जुड़ा और एकीकरण की आवश्यकता होगी। तो सभी जितनी योजनाएं हैं, जितने संस्थाएं हैं, मंत्रालय, उसके संदर्भ में बात की जाएगी, एकीकरण की बात की जा रही है, संभावित एकीकरण की संस्तुति करता है। उसके बाद तीसरे में क्या है, यहाँ ध्यान रखिएगा, तीसरे में है आपको पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को मोटिवेट करना, अधिकतम स्तर तक पहुंचाना। तो पंचायत स्तर पर क्या बदलाव होंगे उसकी बात की जाएगी, ग्राम पंचायतों के स्तर पर, ठीक ना। उसके बाद याद रखिएगा, चौथे स्थान पर है कि बॉटम अप इनोवेशन की और आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन की बात, कस्टमाइजेशन की बात करता है। तो ये भी आपको चौथे पॉइंट में लिख लेना, उसके कुछ पार्ट आपको कवर कर सकते हैं। उसके बाद चौथे में लिखना, 5वें में लिख लेना है क्या, क्रमिक और लक्षित रूप से सहायक जो सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके भी सब पार्ट और भी होंगे, मेन पार्ट तो प्राकृतिक खेती, इसके सब पार्ट बहुत से लाभ हो सकते हैं, उसके लिए कार्य करना, हितधारकों को सुनिश्चित करना, इसकी बात की गई है। तो अब है कि आपको इन सब चीज़ों को कवर कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट कुछ नहीं होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि सभी चीज़ें देखिए, विश्व हिंदी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में हिंदी महत्व दे रहा है, जयशंकर के द्वारा बोला गया है। तो इनके द्वारा देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन जो फिजी के नांदी में आयोजित किया जा रहा है, 3 दिवसीय जो सम्मेलन है, उनका उद्घाटन कौन किया, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर। क्या शुभारंभ फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे काटो निवेरिये और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। अब इसके लिए आपको याद रखना, ये चीज़ें आपको अपडेट के तौर पर याद रखना है ताकि एग्जाम में कहीं पूछे तो इसे छूटे नहीं। और साथ ही साथ देखिए, भारत क्या है, फिजी में एक भाषा प्रयोगशाला की स्थापना करने की बात विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई, जिसमें क्या होगा, हिंदी में परंपरागत ज्ञान के लिए लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसमें खगोल शास्त्र, ज्योतिष से लेकर इंजीनियरिंग, चिकित्सा से लेकर गणित तक के शामिल किए जाएंगे। तो इस प्रयोगशाला कहाँ खोला जाएगा, फिजी में खोला जाएगा। तो इसे हम लोग एक पीटी फैक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान पश्चिमी और दक्षिण एशिया में आतंक का मुख्य स्रोत है, यूएन के द्वारा बोला गया है। अब मैं इस यूएन को क्या बोलूं, अब आप लोग पहले भी एक बार मैं दफ़ा इसकी चर्चा कर चुका। विश्व की सबसे अगर पंगु संस्था के तौर पर किसी को गिना जाएगा ना, तो इसी को गिना जाएगा। क्यों, रूस यूक्रेन का मामला चल रहा है और ये संस्था है ना, अभी तक कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से समावेश नहीं कर सका। इसका जब तक किसी खास देश का प्रभाव नहीं रहेगा खास देश का प्रभाव रहेगा, तो अब तक ये संस्था ऐसे ही पंगु रूप से वस्तु स्थिति को देखेगी और उस पर टीका टिप्पणी करते रहेगी। मैं स्पष्ट तौर पर साफ शब्दों में कह रहा हूँ,
आप जितने भी इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं या इस प्रकार से युद्ध प्रतिबंध हुए हैं, युद्ध हुए हैं, या किसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग किया गया है किसी विश्व के अन्य देशों के द्वारा, वहाँ पर इस प्रकार की संस्था जो यूएन संस्था है वो पंगु दिखने को नजर आई। क्यों? इसके पीछे यही है कि जो इसके 5 अस्थायी सदस्य है उसी के प्रभुत्व में यह संस्था चलती है। अब अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, आपको चीन हो या इंग्लैंड हो, कोई भी हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसी 5 प्रमुख देशों के संदर्भ में यह संस्था चलती है। जब तक हम इसे संगठन ओरिएंट नहीं बनाएंगे, जैसे कोई देश संगठन, आप इसमें सभी राष्ट्रों की भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, न कि उसके प्रभुत्व को। अब यूएनओ में वोटर सिस्टम जब तक रहेगा, आप ये वोटर सिस्टम है ना, वोट सिस्टम आपको जब तक रहेगा, जो अस्थायी सदस्य के द्वारा लिया जाता है, वीटो शक्ति का पावर जब तक रहेगा, तब तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। संस्था पंगु होकर चीजों को देखेगा और टीका टिप्पणी करेगा। यह संस्था तब कहाँ थी जब अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान में हमला किया था, और इस अफगानिस्तान के बैकग्राउंड में जो चीज़ें अपडेट हुई थी वो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ देखने को मिला। ये बहुत से रिसर्च टीम के द्वारा कही जा चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म देने में कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था ना, ओसामा बिन लादेन को। तो जब उससे लाभ था तो अमेरिका ने क्या किया, उसे पनपाया, उसको जन्म दिया, उसको सारी चीज रसद मुहैया करवाया। अब जब उसके लिए घातक हो गया तो वो जाके हमला कर देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद जब घटनाएं स्थितियां हुई थी, उसके बाद अफगानिस्तान में लगातार 10 साल आपको यहाँ पर ऑपरेशन चलता, और उसको मन किया, उसकी सेनाओं का क्षति होने लगा, उसको लगा कि नहीं, हम मेरे स्टेबल नेशन के संदर्भ में खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो क्या कहते, तालिबान से सारा बोरिया बिस्तर समेटा और वापस आ गया अस्पष्टता किसी में। और उसने आतंकवाद को अपने पैरेलल बेंच पर क्या किया, बातें करने के लिए बुला दिया। तो इसमें यूएन उस समय कहाँ था? इसलिए नहीं था, कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वहाँ अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार के तौर पर वहाँ गिना जाता। और मैंने एक दिन बोला था, आप लोग को याद होगा, जब तक यूएन या यूएन जैसे कोई भी संस्था वो जब तक अपना स्वयं का एसेट नहीं क्रिएट करेगी, अर्थात पैसे नहीं क्रिएट करेगी, जब तक अनुदान पर जिंदा रहेगी, उसी तब तक ये है ना क्या करेगी, इसी प्रकार के मौखिक टिप्पणियां करता रहेगा। और जो भी देश है, जो भी संगठन है, जो भी चीजें हैं, क्या करेगा, वो अपना मनमानी करेगा। वो तालिबान हो या अमेरिका हो, रसिया हो, भारत हो, या कोई और देश भी कर लीजिए, किसी का उदाहरण ले लीजिए। इसलिए मैंने बोला था कि अगर विश्व में एक संतुलन स्थापित करना है, जवाबदेह बनाना है सभी राष्ट्रों को, तो संस्थाओं को जवाबदेह होना पड़ेगा। संस्थाओं का खुद का एसेट होना चाहिए, खुद का पूंजी होना चाहिए, ताकि एक अतिरिक्त दबाव बना सके। उसके पास अपनी एक संगठनात्मक संरचना होनी चाहिए। यहाँ तक कि इसके पास अपनी सेना नहीं है। सोच के देख लीजिए, मान लीजिए विश्व में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर रसिया और अमेरिका में पुनः वार हो जाता है, ठीक ना, यह विश्व युद्ध की स्थिति नहीं है। अब है कि यूएन की एक सभा है जहां पर पीस कीपिंग सेना है ना, अब मान लीजिए भारत भी इसमें शामिल हो जाता है। अब रूस और अमेरिका और भारत के साथ युद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति मान लीजिए विश्व की सबसे बड़ी यूएन की पीस कीपिंग में भारत की सेना जाती है। अब ये उस स्थिति में कभी यूएन के पीस कीपिंग में भेज सकता है सेना? सोच के देखिएगा। तो जो भी क्षति होगी उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? जो भी है, जब मान लीजिए यूक्रेन और रसिया के युद्ध में भारत अपने सेना को भेज दिया, यूएन पीस कीपिंग के मामले में सबसे बड़ा भागीदार के तौर पर गया था, तो ऐसी स्थिति में कोई देश पर डिपेंड होने से बेहतर है कि आप एक आधिकारिक संगठनात्मक संरचना बनाइए। आपके पास पूंजी होनी चाहिए, आपके पास एक संगठन, व्यापक संगठन के स्तर होने चाहिए, केवल वो सहभागी हो और उसके निर्णय एक बेंच के द्वारा किया जा सके। बेंच बनाइए उसके लिए। फिर उसके बाद एक अपना पीस कीपिंग मिशन अपना बनाइए जिस पर आपके सेना हो। आप एक सेना, यूएन सेना बना सकते हैं, सभी देश अपना उस पर आप यूनिट्स बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी, और ये सभी देश में व्यापक तौर पर। अब ऐसा नहीं कि बहुमत हो जाए, अब ऐसा बहुमत हो जाएगा, अमेरिका है, भारत है, और भी देश है जो बहुत भेजते हैं पीस कीपिंग में, यहाँ सभी देशों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ये अनिवार्य प्रवृत्ति की होनी चाहिए। तो जाके आप इस प्रकार से मौखिक जो बातें करते हैं ना, उसका प्रभाव दिखेगा। नहीं तो देखिए, ये तालिबान आपकी बात क्यों सुनने जाएगा? सोच के देखिएगा, आप बोलते रहिए उसको,
अब वो अपने सीमा में, अफगानिस्तान की सीमा में क्या करेगा? यही सब काम करेगा। पाकिस्तान क्यों आपकी बात नहीं सुन रहा है? इसके पीछे यही कि इसके पीछे अमेरिका या उसकी अदृश्य शक्तियों का हाथ है। कहीं ना कहीं ये फैक्ट है ना जी। तो फैक्ट है तो इसको समझने की जरूरत है कि हम इसको कैसे मोडिफाई कर सकते हैं यूएन को। इसलिए कभी भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप में सुधार की जब भी बात की जाए यूएन के, तो उसके धरातलीय स्तर पर जो प्रॉब्लम है उस पर बात करिए, ना कि जो व्यवहारिक स्तर पर चीजें दिख रही हैं उससे इतर किताबों में जो दिख रही है उस पर बात करना है। अब कितना भी चिल्लाता रहेगा यूएन अफगानिस्तान तालिबान को लेकर, क्यों सुनेगा? सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है ना, क्यों सुनेगा? सोच के देखने वाली बात है। अब इसके बाद लिस्ट बहुत से दिए गए हैं, उसको एक नज़र याद रखना है, देख लेना है, बाकी चीज़ें समाप्त कर देना है। यह जो रिपोर्ट आया, एक 10वीं रिपोर्ट था इसका, उसमें आया है, इसे ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी चीज़ें कवर की गई, वो आपके लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट हम लोग फिर एक, देखिए पीटी फैक्ट यहाँ भी याद रखिएगा, एक कहीं ना कहीं ये सब पूछा जा सकता है। आरबीसी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट खेलने वाले भारत के स्टार जो खिलाड़ी है, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु जो है आरबीसी को एक मेंटोर के तौर पर बनाया है। तो प्रश्न पीटी तौर पर पूछा जा सकता है, जिसे देख लेना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल नए न्यूज एनालिसिस के साथ। अभी आप लोग की 11 बजे क्लास होगा, जीएस कैप्सूल फिजिक्स जो साइंस चल रहा है उस पर होगा, तो आप लोग शामिल होइए। और नेक्स्ट जो चीज़ें हम लोग फिर इवनिंग के बैच में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।